Yes, welcome on our educational channel भविष्य कॉमर्स कोचिंग सेंटर। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ ऑडिटिंग में मैंने आप लोगों को डेफिनेशन थोड़ा बहुत करवाया था और साथ में मैंने आप लोगों को सेक्शंस लर्न करने के लिए दिए थे। मेरे ख्याल से आप लोगों ने सभी ने कर लिए होंगे। और अब जो अपने नेक्स्ट इसके अंदर डेफिनेशन है वो है कंपनी की डेफिनेशन। व्हाट इज कंपनी। अगर आपके याद है कंपनी क्या है तो आप लोगों को कैसे उसको डिस्क्राइब करना है ये करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को कंपनी का सेक्शन याद रखना है। सेक्शन है 220। कंपनी की जो धारा है वो है 220। इसमें मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है। इसका डेफिनेशन है एन ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड। एन ऑर्गेनाइजेशन registered or incorporated under Companies Act 2013 or other Companies Act like that 1913 1956, then the organization is called company। याद रखें, an organization registered or incorporated under Companies Act 2013 or other Companies Act like that 1930 1956, then the organization is called company। यदि कोई संस्था भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत या उससे पहले के कोई अधिनियम जैसे 1913 या 1956 के अंतर्गत 1956 के अंतर्गत पंजीकृत या समामिलित हुई हो तो उस संस्था को कंपनी कहेंगे। यदि कोई संस्था भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 या दूसरे कंपनी अधिनियम जैसे 1913 या 1956 के अंतर्गत पंजीकृत या समामिलित हुई हो तो उस संस्था को कंपनी कहेंगे। ये हमारी है कंपनी की डेफिनेशन और साथ में कंपनी का सेक्शन आप लोगों को याद रखना है, सेक्शन 220। नेक्स्ट है इसके अंदर एसोसिएटेड कंपनी। एसोसिएटेड को हिंदी में क्या बोलते हैं? सहचारी कंपनी। अब इसका जो सेक्शन है वो है 26। कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग इसका जो सेक्शन है वो कौन सा है? 26। इफ एनी कंपनी हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, if any company has significant influence on other company then the company is called associated company। यदि कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी पर महत्वपूर्ण प्रभाव रखती हो, दूसरी कंपनी पर महत्वपूर्ण प्रभाव रखती हो तो उसे हम सहचारी कंपनी कहेंगे। If any company has significant influence on other company, then the company is called associated company। यदि कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी पर महत्वपूर्ण प्रभाव रखती है तो वह सहचारी कंपनी कहलाएगी। अब ये significant influence इट मीन्स महत्वपूर्ण प्रभाव का मीनिंग क्या है? उस कंपनी के पास दूसरी कंपनी का मोर देन 20% शेयर कैपिटल होना कंपल्सरी है। अगर किसी कंपनी के पास किसी दूसरी कंपनी के शेयर कैपिटल का मोर देन 20% पार्ट है, यदि किसी कंपनी के पास किसी दूसरी कंपनी की अंश पूंजी का 20% से अधिक हिस्सा है तो उसे हम क्या बोलते हैं? महत्वपूर्ण प्रभाव। इंग्लिश में क्या है ये? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। ओके। नेक्स्ट है होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडियरी कंपनी। ये दोनों एक दूसरे की ऑपोजिट होती हैं। उनका सेक्शन भी आप लोगों को याद रखना है। जो होल्डिंग कंपनी है उसका 246 और जो सब्सिडियरी कंपनी उसका कितना है? 287। इसको होल्डिंग कंपनी हिंदी में बोलते हैं सूत्रधारी कंपनी। और ये कौन सी कंपनी है? सब्सिडियरी कंपनी। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? सहायक कंपनी। If any company has more than 50% share of total share capital or paid up share capital, then the company is called holding company। If any company has more than 50% share of total share capital oblique or paid up share capital of other company, then the company is called
होल्डिंग कंपनी। यदि किसी कंपनी के पास किसी दूसरी कंपनी की कुल अंश पूंजी या पेड अप अंश पूंजी का 50% से अधिक हिस्सा, याद रखें मोर देन 50%, 50% से अधिक हिस्सा है तो उस कंपनी को हम सूत्रधारी कंपनी कहेंगे। इसके साथ एक इसकी कंडीशन और भी है, इफ एनी कंपनी होल्ड ओन बीओडी, यहां पर अपने बीओडी का मीनिंग है बॉडी ऑफ डायरेक्टर्स। अगर किसी कंपनी का किसी दूसरी कंपनी के बॉडी ऑफ डायरेक्टर पर अधिकार हो, इफ एनी कंपनी होल्ड ओन बीओडी ऑफ अदर कंपनी देन द कंपनी इज कॉल्ड होल्डिंग कंपनी। यदि किसी कंपनी का किसी दूसरी कंपनी के बीओडी पर अधिकार हो तो उस कंपनी को सूत्रधारी कंपनी कहा जाएगा। अब यहां पर आता है सब्सिडियरी कंपनी, ये जस्ट इसका अपोजिट है। इफ एनी कंपनी सोल्ड मोर देन 50% ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ total share capital or paid up share capital to other company then the company is called subsidiary company। ठीक है, और ऐसा ही सेम इसमें तो देखो इन दोनों में जो मेन डिफरेंस है वो क्या है, जिस कंपनी के पास दूसरी कंपनी के शेयर है, सपोज दैट ये ए है और ये है बी। अब ए ने बी लिमिटेड की टोटल शेयर कैपिटल और पेड अप शेयर कैपिटल, इन दोनों में से किसी भी शेयर कैपिटल का मोर देन 50% परचेज कर लिया, मोर देन 50%। कौन सी कंपनी ने परचेज किया? ए ने। तो ये जो ए है वो तो कौन सी कंपनी होगी? होल्डिंग कंपनी। और ये जो बी है वो कौन सी कंपनी होगी? सब्सिडियरी। जिस कंपनी ने परचेज किया वो होल्डिंग है और जिस कंपनी ने सेल किया वो क्या है? सब्सिडियरी कंपनी है। वैसे आप लोगों के ये जो है कॉर्पोरेट अकाउंट में आ भी चुका है, आप लोगों को मालूम होगा, बट इसकी डेफिनेशन ये अगर आ जाए तो आप लोगों को इसके दोनों पॉइंट नोट करने। नेक्स्ट और आज की जो लास्ट डेफिनेशन वो है फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी हिंदी में बोलते हैं विदेशी कंपनी। इसका सेक्शन है 242। If any company not registered or incorporated under Indian Companies Act 2013, यदि कोई कंपनी भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत, यहाँ पर 2013 के साथ में 1913 और 1956 ये आप लोग अपने आप समझ लेना, ये भी साथ में इंक्लूड है। 2013 अभी एप्लीकेबल हुआ है, इससे पहले 1956 था, उससे पहले कौन सा था? 1913। If any company not registered or incorporated under Indian Companies Act, then the company is called foreign company। यदि कोई कंपनी भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत, यदि कोई कंपनी भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत या समामेलित नहीं है तो उस कंपनी को विदेशी कंपनी कहेंगे। और रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, लेकिन उसका समामेलन और पंजीयन कहाँ हुआ? भारत के बाहर। लेकिन इन दोनों कंडीशन में उसका बिजनेस कहाँ पर होना चाहिए? इंडिया में। बट द बिजनेस सिचुएटेड इन इंडिया, लेकिन उसका व्यापार भारत में स्थित है। If any company not registered or incorporated under Indian Companies Act or registered or incorporated outside India but the business situated in India, then the company is called foreign company। यदि किसी कंपनी का पंजीयन या समामेलन भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत नहीं हुआ हो, भारत के बाहर पंजीयन या समामेलन हुआ हो, लेकिन उस कंपनी का व्यापार भारत में स्थित हो, तो उस कंपनी को हम विदेशी कंपनी कहेंगे। ओके, समझे आप लोग? आज मैंने आप लोगों को जो है कंपनी की डेफिनेशन बताई, एसोसिएटेड कंपनी की बताई,
होल्डिंग कंपनी की बताई और फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन बताई। तो ये मेरे ख्याल से आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा। अगर किसी को नहीं आया हो तो वो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को जो है बहुत दिनों के बाद आप लोगों से आज बात करने का मौका मिला है, तो अब से मैं जो है डेली आप लोगों के लिए तीन चार जो है डेफिनेशन लेकर आऊँगा, क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम जो हैं आप लोगों सबको मालूम है, जो भी अपने MGSU में पढ़ने वाले हैं उनमें फाइनल ईयर के एग्ज़ाम जून के फर्स्ट वीक में होंगे, और सेकेंड ईयर और जो फर्स्ट ईयर है उनके जून के सेकेंड वीक में होंगे। अभी तक ऐसा सुनने में आया है, और आगे जैसे भी राजस्थान गवर्नमेंट जैसा भी अपने कहेगी उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों के एग्ज़ाम होंगे। आपका टाइम टेबल भी दोबारा आएगा, लेकिन एक बात ध्यान में रखें, ये जो टाइम है आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टाइम है। आप लोगों को कहीं घर से बाहर तो निकलना है नहीं, इसलिए आप लोग घर पे बैठ के जो भी आप लोगों के रिमेनिंग पेपर्स हैं उनकी आप लोग तैयारी करें। और ऐसा भी हो कोई और भी अगर आप लोगों को चैप्टर करने वाला हो, ठीक है, जैसे MGSU में अभी अपने GST का पेपर रहा हुआ है, उसके साथ साथ में आप लोगों का और भी कोई अगर ऐसा हो जो कि अपने कोई भी अगर अपने न्यूमेरिकल पोर्शन हो, अगर आप लोगों को करने वाला हो चैप्टर नहीं समझ में आ रहा हो तो मेरे को आप बताना, और कोई ऐसा अगर क्वेश्चन हो जो आप लोगों से सोल्व नहीं होने वाला हो तो भी बताना। पहले ये वाली डेफिनेशन वाला चैप्टर कर लेते हैं, 1-2 दिन का और है। अब से मैं आप लोगों के लिए कोशिश करूँगा कि डेली जो है 4-5 डेफिनेशन करें। 20 डेफिनेशन है वो अपने सारी फिर 3-4 दिन में कर लेंगे, और फिर उसके बाद या तो अपने ये वाला ऑडिटिंग वाला कंटिन्यू रखेंगे, या जैसा भी आप लोग को कहोगे कि न्यूमेरिकल पोर्शन करना तो वो कर लेंगे। ओके डियर्स, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।